नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का हमारा दूसरा पार्ट है। हम पहला पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। उसमें पहले पार्ट में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी, उनके बारे में बता देता हूँ। भूमंडल के बारे में पढ़ लिया हमने, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया हमने, और 5 महासागरों के बारे में पढ़ लिया हमने। जलमंडल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत समरी पढ़ी है, बिल्कुल सबके बारे में डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। और बाकी का भी हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चैप्टर पर आ जाते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है, या हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। जो ये वायु की पतली परत है, ये इस ग्रह की महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो कैसे बचाता है? कि जिससे हम सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, तो वो भी यही वायु की परत है। और हानिकारक किरणों से ऐसे बचाता है क्योंकि सूरज से आने वाली किरणें होती हैं, तो जितनी भी होती है जब हमारे वायु से क्या होता है, टकराती हैं। और टकराने के बाद में उनका प्रभाव इतना नहीं रह पाता जितना होना चाहिए, जिससे कि हम इसमें रह सकें। तो हमारे रहने लायक ही हमें वायु ही बनाते, वायुमंडल ही हमें रहने लायक बनाता है। अब देखो, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो वायुमंडल है ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये कितने किलोमीटर करीब है? 1600 किलोमीटर तक ही वायु है, उसके बाद में वायु नहीं है, ठीक है। आगे देखो, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो इसको कितनी परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो इनके बारे में एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो 5 मंडल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। कि 5 मंडल हो गए। पहले आता है क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर अयनमंडल, फिर बहिर्मंडल। इनके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्षोभमंडल है, इसकी ऊंचाई करीब 13 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 13 तक। उसके बाद में समतापमंडल आता है। समतापमंडल की ऊंचाई करीब 50 किलोमीटर तक है, 13 से लेके 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद में आता है मध्यमंडल, तो इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर तक है, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है। उसके बाद में आता है आयनमंडल, तो आयनमंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 400। और इसको आयनमंडल को ही ब्रहा वायुमंडल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे आता है बहिर्मंडल, तो इसकी 400 से लेके ऊपर जितनी भी है 1600 तक, वो सारी अगली ऊंचाई इस मंडल की है, बहिर्मंडल की। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इनके बारे में इतना पढ़ना नहीं है, 7वीं क्लास में मैंने जो पढ़ाया है चैप्टर, उसको आप देखो वीडियो, उसमें सबके बारे में डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। वायुमंडल, मुख्यतः जो वायुमंडल में जो गैसें हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। 2 गैसें मुख्य हैं, पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है नाइट्रोजन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इन दोनों गैसों से मिलकर करीब 99% इन दोनों गैसों के, ऑक्सीजन करीब 21% है और नाइट्रोजन करीब 78% है। तो ये दोनों गैसें हुई 99%। बाकी 1% में बची हुई और भी गैसें हैं। तो वो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है। बाकी की जो भी गैस है उनकी मात्रा करीब 1% है। कितनी परसेंट है? 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन है वो सांस लेने के लिए ही आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका काम है जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को अवशोषित, मतलब खींचती है, अपने पास में रखती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी गर्म रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे क्या होगा कि हम इसमें रह नहीं पाएंगे। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। आगे देखते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक मात्रा में होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। देखो, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि जैसे ये ज़मीन है और इससे ऊपर जाएंगे हम, जो वायु का जो घनत्व होता है, गैसों का घनत्व होता है, या तो वो होता है जैसे ज़मीन की तरफ आएंगे तो घनत्व ज़्यादा होता है,
घनत्व यानी दबाव ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घनत्व कम होता जाता है। ठीक है, तो ये समुद्र तल है, समुद्र तल पर ये सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम तो वायु का घनत्व घटता जा रहा है। तो समझ गए कि अगर समताप मंडल में जाएंगे तो घनत्व कम होगा, उससे ऊपर जाएंगे तो और कम होगा, और नीचे आएंगे तो और ज़्यादा होगा। अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ज़मीन पर खड़े हुए हैं तो घनत्व ज़्यादा होगा, और अगर हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, वायु का घनत्व। तो क्या होता है, कभी कभी जब पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर वायु कम होती है, ऑक्सीजन भी कम मिल पाती है और गैसें भी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो। ऊपर की ओर जाते पर तापमान घटता है। तो ऊपर जब हम जाते हैं ज़मीन से तो तापमान घटता है। तो कितने घटता है, जो 165 मीटर पर जाएंगे हम तो 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता है। ये मत सोचना है ऊपर जाने पर तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि तो ऊपर जाने पर तापमान घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। उच्च वायु दाब से निम्न वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं हवा के बारे में भी या पवन के बारे में। तो जो पवन होती है, जो जहाँ पर उच्च वायु दाब होता है वहाँ से कम वायु दाब की तरफ जाती है। तो यहाँ पर कम वायु दाब है, ठीक है, यहाँ पर उच्च वायु दाब है। तो ये बहेगी कैसे या फिर कैसे चलेगी, तो इधर से इधर की तरफ जाती है। जब यहाँ पर ज़्यादा दाब हो जाता है तो यहाँ पे कम हो गया तो इधर चलती है, या फिर जिधर भी कम वायु दाब है उधर की तरफ हवा चलेगी। कहाँ से चलेगी, उच्च वायु दाब से। ठीक है, जो बहती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। जो बहती हुई वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आगे देखो, ये तो हमारा था वायुमंडल के बारे में। अब देखते हैं हम जीवमंडल के बारे में, जिसमें जीव निवास करते हैं। सिंपल सा इसके बारे में देख लेते हैं। जहाँ पर जल मिल जाएगा, ठीक है, वायु होगा और भूमंडल होगा। क्या होगा, भूमंडल या स्थल होगा। इन तीनों चीज़ों को मिलने के बाद में बनता है हमारा जीवमंडल, क्योंकि इन तीन चीज़ों से ही जीवन पनपता है। इन तीनों चीज़ों से ही जीवन पनपता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच की सीमित भाग है। समझ में आ गया, स्थल, जल व हवा तीनों के बीच का ही एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जो मनुष्य सहित जितने भी छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े जानवर, हाथी तक के जानवर है, वो सारे ही एक दूसरा से जीवमंडल से ही जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य 2 भागों में बांटते हैं। जीवमंडल के जो प्राणी हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत। जीवमंडल में कितने भागों में बांटते हैं, जंतु का मतलब है जो भी जानवर है, इंसान है, जो भी चीज़ें उनको, और दूसरा है पादप के बारे में। तो इनको 2 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। 3 कौन कौन से, स्थल, जल व हवा। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो जितना भी ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखो, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। तो वायु को प्रदूषित कौन कौन चीज़ें करती हैं, जो तापीय विद्युत संयंत्र है, जो कि जिससे बिजली बनती है, कोयला वगैरह से हम, तापीय मतलब जिससे हम जला के बनाते हैं। गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थ, गाड़ियों से जो निकलने वाली उसकी धुआं होती है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। देखो, वायुमंडल है, ये इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ये हमारी जो ऊर्जा होती है उसको उत्सर्जित, मतलब ऊर्जा को इकट्ठा करती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। लेकिन अगर जब ये हद से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी, तापमान में बढ़ोतरी होगी तो सिस्टम पूरा फेल होगा, ग्लेशियरों की बर्फ़ पिघलने लग जाएगी और जो इन्वायरमेंट है वो पूरा बदल जाएगा।
इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल की भी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग में आवश्यकता है। देखो, इसलिए तीनों को क्या करना है, हमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, इनका जो संतुलन है प्रकृति का, उसको हमें बना के रखना चाहिए। अगर ये संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति को नुकसान होगा, प्रकृति को नुकसान होगा तो आपदाएं आएंगी। क्या आएंगी? आपदाएं हैं, भूकंप है, सुनामी है, जो भी और भी जितनी भी आपदाएं, ये सब प्रकृति के संतुलन बिगड़ने के कारण ही आती है। तो ये हमारा चैप्टर था। तो इस चैप्टर को हमने, दूसरा पार्ट था, इसको भी हमने कंप्लीट करा दिया। अब हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 5 चैप्टर हमने डिटेल में करवाए हैं। 6ठा चैप्टर भी आज ही या फिर कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपको वो किताबें नहीं पढ़नी है जो किताबों में पूरी एक लेसन का आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट में आपको कवर कर दिया। आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो डिटेल से समझाई जाए, चाहे टाइम कितना ही लगे। देखो, टाइम के बारे में बता देता हूँ। मैंने 7th क्लास कंप्लीट कराई है, उसका एक चैप्टर करीब 35 से 40 मिनट के है। टोटल 8 चैप्टर हुए तो कितना हुआ? 4 घंटे। तो क्या एक बुक के लिए आपको 4 घंटे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। एक बुक को जब आप पढ़ोगे तो भी 4 घंटे ही लगेंगी कम से कम। ऐसा नहीं है 5 मिनट की वीडियो बनाई और 5 मिनट की वीडियो 8 वीडियो बनाई, 40 मिनट में पूरी बुक कवर कर दी। ऐसी कौन सी पढ़ाने वाला है या कौन है जो 40 मिनट में 1 घंटे में पूरी बुक को कंप्लीट कर देगा या कवर करवा देगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको डिटेल से ही पढ़ना है और मेरे पे विश्वास रखना है। मैं आपको पूरी किताबें NCERT के सबको करवाऊँगा और सबको डिटेल से करवाऊँगा। ठीक है? तो धन्यवाद।